बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अदर JTR पॉडकास्ट। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ बहुत ही मोतबर शख्स अपनी फ़ील्ड के मौजूद हैं और ये पॉडकास्ट इसलिए भी बड़ा ज़रूरी था कि आजकल जो हेल्थ और फिटनेस के हवाले से लोग लेकर इस इशू को लेकर बड़े परेशान भी होते हैं, बड़े सवाल भी उठाते हैं और पूछते हैं कि हम अपनी बॉडी को कैसे शेप कर सकते हैं, अपनी फ़िटनेस का कैसे ख्याल रख सकते हैं, हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के ये सवालात होते हैं और आज इसीलिए हमने जनाब फ़हद रज़ा साहब को अपने पॉडकास्ट में मदऊ किया है, जो कि एक फ़िटनेस कोच हैं और सेल्स मैन हैं। सेल्स के हवाले से भी उनका बड़ा काम है। तो इंशाल्लाह आज अपने पॉडकास्ट में इस तरह के मुख्तलिफ़ नौइयत के सवालात इंशाल्लाह उनसे पूछेंगे, जवाबात उनसे जानेंगे। तो फ़हद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे पॉडकास्ट में आप तशरीफ़ ले आए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अपना थोड़ा सा तारुफ़ करवा दीजिए कि आपका बुनियादी तौर पर प्रोफ़ाइल क्या रहा, क्या जर्नी रही और आजकल क्या ख़िदमत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच नदीम भाई कि आपने इस JTR मीडिया में और इसको जो बैक कर रहे इंस्टीट्यूट है जामिद रशीद, माशाल्लाह आई एम ब्लोन अवे एंड टेकन अ बैक। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, इतना ज़बरदस्त कल्चर है, इतनी ज़बरदस्त वाइब है, तो आई एम ऑलरेडी पम्प्ड। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर अपना छोटा सा तारुफ कराऊँ तो मैं एक सेल्स पर्सन रहा हूँ, एक सेल्स प्रोफेशनल रहा हूँ। आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2011 फ्रॉम IBA। एक बिज़नेस ग्रेजुएट होने के नाते सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब स्टार्ट की। तकरीबन 4 से 5 कंपनीज़ में काम किया, 10 से 12 साल। उसके बाद अपना काम स्टार्ट किया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इस्लाम में 10 दर्जात हैं, इसमें से 10वां दर्जा नौकरी है और ये मुफ्ती तारिक मसूद से ही मैंने सुना है, और 9 दर्जे हैं वो तिजारत है। तो हमने कहा ठीक है यार, अब फेथ का असल जो मामला है ना वो है अपना काम करने में। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें उतरे, अल्लाह का शुक्र है 2.5-3 साल हो गए अपना काम कर रहे हैं। 2-3 वेंचर्स में मैं काम कर रहा हूँ। उसामा खान के साथ 7 फिगर्स में आई एम हाइब्रिड पार्टनर। इसके अलावा मैं फ़िटनेस कोचिंग का अपना काम लेके चलता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। पर्सनल ट्रेनिंग ना होने के बराबर है क्योंकि टाइम मिलता नहीं है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी कंसल्टेशन सेल्स की मैं और दे रहा होता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि 10-12 साल में इतना एक्सपीरियंस कर लिया कि अब मैं अपनी फ़िटनेस कोचिंग के साथ साथ सेल्स की कोचिंग में आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ और डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी फ़िटनेस का जहाँ तक ताल्लुक है, फ़िटनेस मेरा ओढ़ना बिछोना है, क्योंकि पहली दफ़ा जब मैं फ़िटनेस के लिए जिम गया तो 2002 में मैट्रिकुलेशन थी, उसकी जून जुलाई की छुट्टियाँ थी। वहाँ जाके मुझे पता चला कि यार ये मेरा पहला प्यार है। सही है, वहाँ डम्बल्स बारबेल्स वगैरह देख के। हमारे वाटर पम्प का मशहूर हाजी क्लब है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वो अभी भी है। उस ज़माने में 250 रुपये जिम की फ़ीस थी, तो आज 500 रुपये हो गई है। कितने लोग मुझसे पूछते हैं पर डे का 250 था, मैंने नहीं, पूरे महीने का 250 था। सही। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और अल्लाह का शुक्र है आज कराची के बेहतरीन जिम्स में, पाकिस्तान के बेहतरीन जिम्स में मैं जा चुका हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे छोटा सा नेटवर्क है जिसमें मेरी कुछ 1-1.5 लाख की फॉलोइंग होगी सोशल मीडिया पे, सब कुछ मिला के, जिसमें लोग फिटनेस इंडस्ट्री में मुझे जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त करते हैं। मैं भी उनसे सीखता हूँ, वो भी मुझसे सीखते हैं, क्योंकि फ़िटनेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अब्यूज़ड है। मैं बल्कि अक्सर बहुत जगह कहता हूँ कि हमारे माशरे में 2 लोग बड़े अब्यूज़ड हैं, एक कुरान पाक पढ़ाने वाला और एक फ़िटनेस ट्रेनर। सही। कुरान पाक पढ़ाने वाला इसलिए कि उसको अगर मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि अगर कोई बच्चा आता है या कोई बंदा आता है कुरान पाक पढ़ाने में, तो उससे जब नेगोशिएट किया जाता है तो उससे बोला जाता है यार इतने पैसे किस चीज़ के, कुरान पाक ही तो पढ़ाना है। ये बहुत अजीब सी बात है, मतलब आपने इतना डिमीन कर दिया एक किताब को जिस पे आपकी ज़िंदगी बेस करती है, जिस पे आपकी लर्निंग बेस करती है, और एक आपने फिटनेस ट्रेनर, यार इतना क्यों चार्ज कर रहे हो, क्या करना है, बट्टे तो उठाने और क्या करना है। तो आपने एक ऐसे अजीम प्रोफेशन को जो आपकी सेहत ठीक कर रहा है उसको भी आपने उसी तरह वो करते। तो ये 2 प्रोफेशन हमारे माशरे में बड़े ज़्यादा डिस्काउंटेड हैं। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। तो इसीलिए मैंने इसमें फिर ये सोचा, फिर ज़ाहिर है सेल्स के प्रोफेशन में रहते हुए हमारे यहाँ तोंदे पहले निकल आती हैं। ऐसे ही जी, क्योंकि हमारा जो 9 to 5 का कल्चर है वो बिल्कुल ऐसे ही, स्ट्रेस लाइफ बहुत ज़्यादा है। फिर मिड लाइफ क्राइसिस आ जाते हैं, क्योंकि आप तकरीबन 22-23 साल तक आप पढ़ते हो, उसके बाद 25-26 में शादी करते हो। अब तो खैर और देर में होती हैं, मेरे ज़माने में मैंने 26 में कर ली थी। तो अब तो 30 के बाद बंदा सोचता है पहले स्टेबल होऊंगा, जायदाद बनाऊंगा, फिर करूँगा, 40 का हो जाता है। तो उसके बाद फिर वो जब जॉब में आता है, जॉब में अलग बॉस को अलग भुगतना, घर में आके बेगम भी बॉस हो जाती है, उसको अलग भुगतना, फिर दूसरे इशूज़, बहुत सारे इशूज़ मिला के ना स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। तो इसलिए जो मेरी टारगेट मार्केट है वो बेसिकली ये है, जो 30 के बाद जो समझते हैं कि यार अब हम लटक गए, अब कोई फ़ायदा नहीं रहा, अब क्या करेंगे, अब तो बच्चे करेंगे हमारे, वो बचपन के शौक थे। तो उस चीज़ को चैलेंज करना मेरा काम है। सही। और अल्लाह का शुक्र है मैं अभी बल्कि 2 दिन बाद ही 38 का हो जाऊँगा पूरा। अच्छा माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे लिए सबसे अच्छी तारीफ़ जो मुझे लगती है वो ये नहीं है कि यार क्या बॉडी है, वो ये नहीं है कि यार क्या बाइसेप, क्या सिक्स पैक है। मेरे लिए अच्छी तारीफ़ ये है कि यार आप लगते नहीं हो आपकी एज इतनी है।
हर किसी बंदा जो तकरीबन 30 से ऊपर 40-50 से ऊपर जाता है उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे बेहतर तारीफ कोई हो सकती है। अलग ही एक फील आती है ऐसे, बिल्कुल। और हर कोई चाहता है कि वक्त के साथ साथ वो जवान हो, वक्त के साथ साथ उसको, क्योंकि अब उतने इतने एक्सपीरियंसेस देख लिए हैं कि अब जब एक्सपीरियंसेस अप्लाई करने की बारी आई है ना तो वो लटक जाता है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये मेरा अच्छा फाद भाई, सबसे पहला सवाल ये होगा कि हेल्थ और फिटनेस का बुनियादी फ़र्क क्या है? लोग ना उसको मुख्तलिफ नहीं कर पाते, वो समझते हैं एक ही चीज़ें हैं दोनों, तो इसमें बुनियादी ज़रा इसको बयान कीजिएगा। ये मैंने मुफ्ती तारिक मसूद के उसमें कहा था और बड़ा काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया था, लेकिन ये बात रिपीट करनी चाहिए बार बार। सिर्फ सिंपल सी बात है कि आपके इंस्टीट्यूट से कोई भी अगर ग्रेजुएट करता है और वो जॉब के लिए जाता है तो जॉब में रखने से पहले उसको या फिर एक इनिशियल पोजीशन दी जाती है कि पहले एक्सपीरियंस लो और फिर हाई फाई पोजीशन देंगे, या फिर ये बोल दिया जाता है कि भाई हमारे यहाँ ना बगैर एक्सपीरियंस के लिया नहीं जाता, आपके पास एजुकेशन तो है, भले आप हार्डवर्ड के पढ़े हुए हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। तो हेल्थ एंड फिटनेस का भी ये सीन है। हेल्थ में आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं सही काम कर रहे होते हैं, आपकी सारी रिपोर्टें ठीक होती हैं, सब होते हैं, आप फिट होते हैं, मतलब ऑन पेपर फिट होते हैं लेकिन फिजिकली फिट नहीं होते। अगर आपसे बोला जाए कि भाई ऑब्स्टिकल रेस करो, आपसे बोला जाए 10 मील 1 मील दौड़ के दिखाओ, आपको एक टाइमर पकड़ाया जाए, आपका ऑक्सीजन VO2 मैक्स मेजर किया जाए, आपकी हार्ट हेल्थ मेजर की जाए, जब आप एक्टिविटी में होते हो तो आप उसके उस काबिल नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपकी अगर लिफ्ट बंद हो गई और आपको सीढ़ियों से चढ़ना उतरना है तो आप हाँपने लगते हैं, तो ये आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो इसका मतलब आप फिट नहीं है। हाँ, वो आपका स्टेमिना नहीं है, आप फिट नहीं है। तो फिटनेस के लिए ट्रेनिंग होती है। सही। अब जो ISSB के एग्जाम्स होते हैं, जो फौज में जाते हैं, तो अगर बहुत ब्राइट माइंड्स होते हैं जो फिटनेस के लिए जाते हैं, जब उनका ISSB टेस्ट होता है कितने लोग तो फारिग हो जाते हैं। ऐसे ही वो सिर्फ इसलिए कि वो उनके पास एजुकेशन है, उनके पास सलाहियत है, उनके पास डिग्री है, वो सब लेके जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ तक तो आप आ गए, अब आगे हैं, आप फिजिकली फिट भी हैं, कल्चर फिट भी हैं। तो कल्चर फिट जाहिर है, आर्मी का कल्चर डेफिनेटली वो आपको फिजिकली फिट होना ही होना है, बिल्कुल। कमांडो के लिए फिट होना ही होना है, तो उसके लिए आप बड़े हेल्दी होंगे, लेकिन आप फिट जब तक नहीं हो जब तक वो ऑब्स्टिकल सारे कैरी ना कर लें। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो आदमी को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हेल्दी तो हो गए, अब फिटनेस का क्या करेंगे। उसके लिए फिर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एक्सरसाइज नहीं। एक्सरसाइज आप आज करेंगे, कल करेंगे, तीसरे दिन छोड़ देंगे। अगर आप ट्रेनिंग के माइंडसेट से करेंगे ना, तो जिस तरह आप जॉब पे जाते हैं, एक MTO लगता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर लगता है, फिर उसको HR दिखाती है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग से CEO तक का 11 साल का 10 साल का एक सक्सेशन प्लान दिखाया जाता है। ये होती है ट्रेनिंग। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर जाके आप, जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल करूँ 2002 में पहली दफ़ा मैं गया था, मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर कॉलेज आया, यूनिवर्सिटी आई, फिर एग्ज़ाम्स आते रहे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जॉब हो गई, तो बीच में ऑन एंड ऑफ चलता रहा। लेकिन 2016-17 से मैं बहुत सीरियसली अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को ले रहा हूँ। तो इस बिन तकरीबन 6 साल का एक सीरियस वो है, जर्नी है, जिसको मैं आगे तकरीबन मैं आई एम रियली श्योर कि मैं 90 साल भी हिट कर सकता हूँ, 100 साल भी हिट कर सकता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले को आपको जल्दी बुलाने का शौक नहीं है, उसने आपका एक वक्त तय किया हुआ है। ये आपकी हरकतें हैं, क्योंकि जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं तो आप अपनी हरकतों की वजह से होते हैं। खुदा ना खास्ता नागहानी आ गई, कैंसर हो गया, कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो टर्मिनल इलनेस हो गई, वो अल्लाह ताला के हाथ में, वो चीज़ अलग है। लेकिन जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, वो चीज़ें हैं जो आप अपने हैबिट से खुद लेकर आते हैं। वो कहते हैं ना कि एक बड़ी खूबसूरत बात किसी ने न्यूट्रिशन लिखी थी कि वी आर डिगिंग आवर ओन ग्रेव्स विद आवर ओन टीथ एवरी डे एंड वी डोंट इवन गेट टू नो। हम अपने दांतों से अपनी कब्र इंच बाय इंच खुद रोज खोद रहे हैं और हमें पता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं। उल्टा सीधा खा रहे हैं, माइंडलेसली खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का फ़र्क क्या होता है। बंदा मुझे बोलता है कि मेरी बॉडी में शेप नहीं आ रहा है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ दबा के 4-4 घंटे, मैंने कहा खाते क्या हो, तो जब उसने खाना बताया तो उसमें प्रोटीन नाम का नहीं है, खजूरें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, गोश्त नहीं है और अजीब अंडे भी नहीं है। हाँ, प्रोटीन मेजर सोर्सेज ही प्रोटीन की नहीं, तो आपकी बॉडी में शेप कहाँ से आएगा। मसल का बिल्डिंग ब्लॉक आपका प्रोटीन है। तो ये जो नॉलेज है ना, ये बड़ी ज़रूरी है और ये ट्रेनिंग से ही आती है। अच्छा फाद भाई, लोगों का ये भी एक सवाल होता है कि जो ट्रेनर होता है बड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो ट्रेनर की ज़रूरत कितनी बहरहाल होती है, कितनी ज़रूरत है उसकी? अगर नया बंदा ट्रेनर, बेसिकली देखें, अच्छा ट्रेनर कॉस्टली होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ भी अच्छा दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि ट्रेनर की अपनी अप्रोच क्या है, कि वो 100 लोगों को ट्रेन कराना चाह रहा है तो वो 5-5 हज़ार में 100 लोगों को ट्रेन करा देगा, अच्छा खासे पैसे कमा लेगा। सही। लेकिन हर किसी ट्रेनर के पास इतना टाइम होता नहीं है, या फिर बिल्कुल ही फारिग हो। दूसरा जो मेरी अप्रोच होती है वो ये होती है कि मैं प्रीमियम चार्ज करता हूँ। 3 से 4 ट्रेनर्स अगर फॉर एग्जाम्पल पर्सनल ट्रेनिंग में करा रहा हूँ तो अच्छे पैसे लेके मैं उनको ट्रेन करता हूँ, फिर उनके सर पे खड़े होकर उनके टारगेट्स अचीव करवाता हूँ। ये मेरा अप्रोच होती है। तो एक जो बिजी ट्रेनर होगा या बिजी लाइफ वाला आदमी होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा ही चार्ज करेगा, और वो क्वालिफाइड होगा तो अपनी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का चार्ज करेगा, और फिर वो आपके साथ एक मेंटल कैपेसिटी भी उसकी मैच हो जाती है। तो और दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ, मेरे साथ ज़्यादातर लोग 6 महीने
साल शायद कोई टिका हो ना, मैं टिकने देता हूँ, क्योंकि मैं फिर चेंज ही करता रहता हूँ चीज़ें। क्योंकि अगर मैं 6 महीने में किसी को सिखा नहीं पाया तो उसका मतलब है मैं उसके साथ कुछ उसको कोच नहीं कर पाया। तो कोच का फ़र्ज़ ये होता है कि आपको एजुकेट करे कि अगर फॉर एग्जांपल ये एंगल है, ये एक्सरसाइज इस तरह लगानी है, ये अब तुम्हारी फिक्स हो गई है, आज करोगे कल करोगे, तकरीबन 6वां 7वां सेशन जो होगा ना, आप खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई क्या टेम्पो होना चाहिए, क्या वो होना चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए। और फिर आपके सर पे खड़े होकर बार बार ट्रेनर बोलता रहेगा, तो आपके अंदर वो एक माइंड में प्रोग्राम हो जाता है। सही। इसी तरह आप 6 महीने, अगर 3 से 6 महीने एक अच्छे कोच के अंदर सीखने की नीयत से करोगे ना, तो आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा, फिर आप जिंदगी भर कर सकते हो। फिर आपके ना अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, आप स्टडी करना शुरू कर देते हो, और वो टेक्निक्स आप सीख भी जाते हैं, टेक्निक्स। और आप क्या करते हो कि अगर आपका बंदा सिखा रहा होता है तो आप कहीं और से पूछते हो, यूट्यूब करते हो, अब तो ज़ाहिर है गूगल कर लेते हो, फिर आप देखते हो कोच से डिस्कस करते हो, यार ये तो ऐसे कर रहा है, ऐसे है, आप ऐसे क्यों करवा रहे हो। तो जो क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका जवाब देना है। कोच का काम होता है कि उसको इतना एजुकेट कर दे कि वो क्वालिटी क्वेश्चंस करना शुरू कर दे, कोई उसको बेवकूफ़ ना बना सके। सही। ये मेरी अप्रोच है। तो अगर आप ये करोगे ना, तो फिर कोई भी ट्रेनर आपको महंगा पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर वो महंगा पड़ेगा तो आप बोलोगे भाई आधा काम, आधे से ज़्यादा तो मैं जानता हूँ, बस ये छूट। फिर आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं कि यार हफ्ते में मैं 2 सेशंस की बात कर रहा हूँ, या फिर 1 सेशन मेरे साथ कर लेना। फिर आप नेगोशिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं आप पूरे पूरे महीने के लिए हायर करो उसको। ठीक है। तो डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन अपने आप को एजुकेट करना जरूरी है। या पैसा लगाएं उसके साथ करने में, या टाइम लगाएं। पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों सूरत में कुछ ना कुछ रिसोर्स लगेगी। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि मेरी उम्र भाई अब 35, 40, 50 हो गई है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इस वक्त किसी भी जिम की या ट्रेनिंग की। तो वो कहते हैं कि भाई अब तो बॉडी ऐसी हो गई है कि मैं मतलब उसको बेहतर नहीं हो पाएगी वो। तो उनका ये तस्वुर ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बारे में ये कहूँगा तो मैं बेवकूफ़ कहलाऊंगा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है। जो आम आदमी है जिसने तकरीबन पिछले 10 साल से 20 साल से कोई एक्टिविटी नहीं की, सही, उसका सोचना बनता है, क्योंकि उसके माइंड से प्रोग्रामिंग ख़त्म हो गई है। अल्लाह ताला ने मेंटल प्रोग्रामिंग एक चीज़ रखी है, जो कि अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहोगे, आज मैं गाड़ी चलाना छोड़ दूँ तो हो सकता है 20 साल बाद दोबारा चलाऊँ तो उस कॉन्फिडेंस से नहीं चलाऊँगा जिस तरह मैं रोज़ चला रहा हूँ। दांत ब्रश करना छोड़ दूँ, मेरे मुँह से बदबू आने लगेगी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप छोड़ देते हैं तो ख़त्म हो जाती हैं। एजुकेशन में छोड़ दूँ अपने आप को और ना करूँ तो छूट जाती है। इसी तरह लोग 20-22 साल की उम्र में, कहते हैं खिलंदड़ी उम्र जिसे कहते हैं, वो छोड़ के आप 40 साल में आप अगर को ख्याल आ रहा है, तो आप ये जहन में रखें कि आपके कम से कम साल 1.5 साल लगेगा आपको दोबारा ट्रैक पे आने पे। क्योंकि एक तो आपकी मैरिड लाइफ है, फिर बच्चे हैं, फिर जॉब है, बिजनेस है, 10 चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। उस ज़माने में उस ज़माने में बहुत टाइम होता था, हम चले जाते थे। मेजर मोटिवेशन ये होती है कि आपके जो अभी 40 के आप हुए हो, अब आपकी आंखें खुली हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 साल हैं 40 में, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी तो अब समझ में आना शुरू हुई है। सही है। तो अगर अभी आप लटक गए और आपने कहा कि यार अब तो मैं, वो कहते हैं ना उर्दू में कहते हैं तिलों में तेल नहीं रहा, अब क्या होगा, तो फ़ायदा क्या है। आपकी औलाद को अब ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ कि आजकल की औलाद के सर पे आपकी जो गाइडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़िंदगी चेंज हो गई है, खुराफात बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो जितना आप अपनी औलाद को गाइड कर सकते हैं, उसके लिए आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना ज़रूरी है। ऐसे ही है। ये मेरे साथ का वाक़या है कि मेरा एक दोस्त है जिसमें मैंने शादी की थी 26 साल में, तो वो मुझे अक्सर कहता था, मेरा IBA का ही बैचमेट था, कि यार मैं सेटल होकर शादी करूँगा आराम से, बड़े गाड़ी वाड़ी घर वर करके 35-40 साल में, उससे पहले कोई चांस ही नहीं है। यहाँ भी ऐसे लोग मौजूद हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं। मैंने शादी की तो पता नहीं क्या तकरीबन 3 महीने बाद उसकी शादी का कार्ड आ गया मेरे पास। कुछ बोला भी नहीं उसने मुझसे। मैंने कहा ये क्या सीन है? तो कहता है यार तेरी शादी देख के ना मुझे एक जहन में आया कि मेरे फादर जो थे ना, जब मैं 18 साल का था, व्हेन आई नीडेड माई फादर मोस्ट, ही पास्ड अवे। वो तकरीबन 55 साल के थे। उनके फादर ने लेट शादी की थी। कहता था यार आई डोंट वांट दिस टू हैपन विद माई किड्स। मैं चाहता हूँ कि तूने बड़ी अच्छी एज में शादी की, तेरी शादी में देख रहा था, तुझे मैं गौर से देख रहा, तू खुश भी था, खैर है, बरकत होती है, सब होता है, इस्लामिक भी था वो, लेकिन कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स थे। तो अल्लाह का शुक्र आज खुश है, आज 4 बच्चे हैं, मेरे 2 हैं, आज 4 बच्चे उसके, तो इन्जॉय कर रहा है कनाडा में। तो ये है कि आप अब जब 40 के हो जाएंगे तो आपको ये कोशिश करनी है कि अपने आने वाली नस्लों के लिए, और अपने जो बिज़नेस आपने खड़ा किया है, जो कमाया है, जिसको अब आपने खर्च करना है या फिर यूज़ करना है, तो अब अगले 40 तो कम से कम 40 में तो आपका हाफ लाइफ हुआ है। सही। तो आगे आप एक एवरेज उम्र 60-65 की है, तो आप 15-10 साल और खींच सकते हैं अगर आप अपनी हरकतें ठीक कर लें। फॉर एग्जांपल मेरे अब्बा को ब्लड प्रेशर है, मेरी अम्मा इंसुलिन लगाती हैं, और डायबिटीज़ की मरीज़ हैं, तो मैं जेनेटिकली डिस्पोज्ड हूँ, और मुझे जितना डिले करना है उतना अच्छा है अपने लिए। तो मेरा तो डर ये है कि ये चीज़ें डिले करनी है मुझे। तो ये 40 के बाद तो ऑफ कोर्स, और ख़ास तौर पे आप 40 के बाद अगर कर रहे हैं तो जॉगिंग वगैरह पे ना जाएं, मस्कुलेचर पे जाएं, वेट्स उठाएं, अपना वेट उठाएं, और कुछ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें जिसमें आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर आने को मिले, ताकि पट्टे भी आपके मजबूत हों। जो हड्डियों के गिर्द जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस के इश्यूज़ हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि भाई
बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है कि हम मुस्तकिल जिम जाएं, ट्रेनिंग करें, ये हमारे मुमकिन नहीं है हमारे लिए। तो हम अगर सिर्फ जॉगिंग ही करें तो क्या जॉगिंग काफ़ी होती है या आपने वेट उठाना भी आपका ज़रूरी होगा फिर? नहीं, देखें जॉगिंग इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इस तरह बेस की है कि आप जैसे मैंने पहले बताया प्रोग्रामिंग, आप जो भी एक्शन करते हो ना, अपने माइंड को और अपनी बॉडी को डिक्टेट करते हो कि सही। यार अब मैं ये कर रहा हूँ, अब तुम्हें अडेप्ट करना है। तो आपकी हरकतों से आपकी बॉडी अडेप्ट करने लगती है। ठीक है। आप चरस लगाना शुरू करो तो बॉडी चरस से अडेप्ट कर जाएगी। आप अच्छा सुपर फूड खाना शुरू करो तो सुपर फूड से अडेप्ट कर जाएगी, फिर वो मांगेगी उसको। जॉगिंग में क्या होता है कि आपने बेसिकली बॉडी को सिग्नल दे दिया कि जो मस्कुलेचर है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे एंड्योरेंस पे काम करना है, अपनी स्टेमिना पे काम करना है। तो मसल कैन टेक रेस्ट, मसल जाए भाड़ में, कोई मसला नहीं है, मुझे एंड्योरेंस बढ़ानी है। होता क्या है, वक्त के साथ साथ आप मसल लूज करते रहते हो, जो मेजर चीज़ आपको चाहिए आगे जाने के लिए वो आप लूज़ करते रहो। फिर एक वक्त आता है आपके हड्डियों में, जोड़ों में कमज़ोर शुरू हो जाता है, क्योंकि आसपास के स्केलेटल मसल जो है वो कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं, वेयर अवे होना शुरू हो जाते हैं। फिर 30 के बाद वैसे ही वेयर अवे होना शुरू हो जाता है, उसको सार्कोपीनिया कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं ध्यान में रखना कि आप जब तक अपने पट्ठों को मजबूत रखने के लिए, मसल जैसे पट्ठे कहते हैं, तो उसके लिए पट्ठों का जो ग्रो करना या मेंटेन रखने का जो फंडा है ना, वो है प्रेशर, स्ट्रेस। उनको स्ट्रेस देते रहें। पुशअप भी स्ट्रेस है, पुलअप भी स्ट्रेस है, स्क्वाट्स भी स्ट्रेस है। मतलब ये आप इसमें कोई वेट शामिल नहीं है, आपका अपना बॉडी वेट है, ठीक है। इसके अलावा आपने छोटे मोटे वेट्स उठाना शुरू कर दिए, कुछ ऐसे वेट्स उठाएं जो 10 से 12 रेपिटेशन आपको मुश्किल लग रहे हैं, तो वो आपका जो मसल पे स्ट्रेस रहेगा ना, तो मसल बड़ा नहीं होगा, मसल स्ट्रांग रहेगा और अपनी जगह रहेगा। सही। 40 साल की उम्र में तो चैलेंज ये होता है कि आपको मसल बनाने नहीं होते, जो बचे हुए ना उनको बचाना होता है। ठीक है। वहाँ तो ये हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मसल मेंटेनेंस करें। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये भी हो सकता है कि बाज़ लोग कोई वज़न उठाते हैं अचानक तो कमर का दर्द शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पे घरेलू ख़वातीन का मसला ये बहुत ज़्यादा रहता है। तो उनके लिए कोई ऐसी आपकी एक्सरसाइज हो कि जो मतलब रूटीन में अगर वो थोड़ी सी भी करें लेकिन वो एक यूज़ टू हो जाएं और उसको ये तकलीफ़ ना हो? हाँ, देखें जो शुरू में एक्सरसाइज आप जितनी भी इंटेंसिटी की करेंगे होगी तो तकलीफ तो होगी, क्योंकि ज़माने से जंग लगा हुआ है। अब आपने छोटा मोटा भी अगर उसको करना शुरू किया तो छोटी मोटी तकलीफ होगी। बाकी यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारी लोअर बैक करेक्टिव, अगर आप उसको सर्च करें, लोअर बैक की करेक्टिव एक्सरसाइजेस, जो करेक्शन वाला करेक्ट है उसके आगे ION की जगह IVE लगाएं आप, लोअर बैक करेक्टिव एक्सरसाइजेस यूट्यूब पे भरी पड़ी हुई हैं, गूगल पे आपको दबा के मिल जाएंगी। उसमें से 3-4 एक्सरसाइज सेलेक्ट करें, रोज़ के मुताबिक आप तकरीबन 3 से 4 एक्सरसाइज, 3 से 4 सेट्स करें उसके। निहार मुँह करें, रात को सोने से पहले करें, लेकिन यह है कि आपने खाना तकरीबन 2-3 घंटे पहले खाया हो, भरे हुए पेट में ना अच्छा। करें। जिसमें कैट काउज आ जाती हैं आपके स्पाइडर वो आ जाते हैं, स्पाइडर कर्ल्स आ जाते हैं, सॉरी स्पाइडर कर्ल्स तो उसके होते हैं, बाइसेप्स के होते हैं, लेकिन लोअर बैक की स्ट्रेच एक्सरसाइजेज आ गई। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वाइपर्स आ गए। कैट काउ ज़रूर करें आप, जब भी ख़ासतौर पे कैट काउज ख़वातीन को मिले तो वो ज़रूर करें, आपकी लोअर बैक और आपका पोस्चर बहुत बेहतर करेगा वो। और बहुत दफ़ा क्या होता है कि दीवार से आप सीधे लग के अपनी कमर ऊपर से और नीचे तक सीधी लगाएं और अपने हाथों को अपनी दीवार पे लगाएं। ये आपका जो हिस्सा है ना दीवार पे लगा होना चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक। अगर आप ऐसे पूरा दीवार पे लगा हुआ ला रहे हैं और फिर नीचे दीवार पे लगा हुआ है आपका हाथ, इसका मतलब आपका पोस्चर करेक्ट हो रहा है, सही, ठीक है। और आपको कुछ ना कुछ इश्यूज हैं आपकी बॉडी में जो आप करेक्ट कर रहे हैं उसको, तो ये भी इससे ही बड़ा अच्छा लगता है आदमी को। सही। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। ठीक है। अच्छा, अब खुराक की बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि वो अगर बंदा अगर जिम स्टार्ट कर रहा है तो बड़ा सवाल लोगों का यही होता है कि खुराक कैसे मेंटेन करनी है, स्टैंडर्ड क्या हो, क्या क्या चीज़ें एक आम आदमी के लिए ज़रूरी हो सकती हैं? वाइट शुगर सबसे पहले ख़त्म कर दें, और ख़त्म करने का मकसद ये है कि कम अज़ कम तो ज़रूर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3 दफ़ा चीनी वाली चाय पीते हैं तो उसको 1 दफ़ा करें, ठीक है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना, इस तरह यानी जिस बंदे ने जिम स्टार्ट किया अभी, सही, जिम स्टार्ट किया, ये अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू किया, सिर्फ वेट कम करने का वो सोच रहा है। क्योंकि देखें, वेट कम करने की जब भी बात आती है, फिट होने की बात आती है ना, तो एक्सरसाइज पहली चीज़ नहीं होती। अच्छा, पहली चीज़ डाइट होती है। ठीक है। ये लोगों को समझना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वो डाइट है। देखें, एक्सरसाइज अगर आप करोगे ना, आप कुछ लाइफ से हट के कर रहे होगे, सही, कुछ मुख्तलिफ होगा। डाइट तो रोज़ ही कर रहे हो ना, तो उस डाइट में चेंज आप करना आपके लिए आसान भी है, एक्सरसाइज करना और मुश्किल है। तो डाइट में चेंजेस क्या हैं कि भाई 3 चाय पीते हैं चीनी वाली, तो उसमें 1 चाय पी लें चीनी वाली, या अगर उसमें 2 चम्मच डालते हैं तो 1 या आधा चम्मच कर लें, सही है। उसकी आदत आहिस्ता आहिस्ता कम करें। नेचुरल शुगर में फ्रूट्स को खाएं और फ्रूट्स ज़्यादा ना खाएं। मतलब फॉर एग्जांपल 1 सेब हो गया दिन का, 2 केले हो गए, नॉर्मल अभी आम आएंगे तो 1 आम हो गया दिन का, रोटी से आम खाएं, कोई मसला नहीं है, ये खाएं। इसके अलावा खजूरें हो गई, वो अच्छा है। प्रोटीन में गोश्त खाएं, बीफ मसला है तो अब चिकन खाएं, मटन है, फ़िश है, ये सारी चीज़ें हैं, अंडे हैं।
और इसके अलावा जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और इसके अलावा पानी, जब आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं सबसे पहले पानी आता है कि अगर आपका पानी इंटेक 3 लीटर कम से कम नहीं है तो कोशिश करें, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी चेंज होते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो फ्लूइड्स के ज़रिए हो रही है। सही। तो बहुत दफ़ा ब्लोटिंग होती है चेहरे पे, जो कहते हैं ना बारिश का पानी भी गल सड़ जाता है खड़े खड़े, तो इस तरह आपकी बॉडी में भी स्टैग्नेंट वाटर होता है। सही। तो उसको सर्कुलेट रखने के लिए आपको एक मिनिमल क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, 2.5-3 लीटर काफ़ी है। मतलब इसका मतलब ये हो गया 8 से 10 ग्लास सही मिनिमम होना चाहिए आपका। तो ये हो गया। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं कहना चाह रहा था, हाँ, फ्रूट्स में ख़ास तौर पे फ्रूट जूसेस पे ना जाएं, क्योंकि फ्रूट जूसेस में क्या होता है कि एक फ्रूट का जूस कभी नहीं बनता। अगर आप ऑरेंज खा रहे हैं तो दो ऑरेंज खा लेंगे, लेकिन एक ग्लास ऑरेंज का जूस बनाने के लिए आपको तकरीबन 5 से 6 ऑरेंज चाहिए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो आप ओवरडू कर जाएंगे। और अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि जब आप फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स में जो फाइबर होता है, ठीक है, तो वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरता है और एक ख़ास तरह एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जब आप उसको लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सक्रीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके वो फाइबर कंटेंट जो होता है वो आपके साथ उस तरह इंगेज नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। तो कुछ भी आप कर रहे हैं, एक तो आप क्वांटिटी में भी कम रहेंगे, नॉर्मल क्वांटिटी खाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होगी, और जो नेचुरल वे में खाएंगे ताकि फाइबर आपकी बॉडी के साथ इंगेज करे। ठीक है। एक बंदा है उस यानी मोटा भारी एक आदमी है और वो चाहता है कि मेरी खुराक बैलेंस्ड हो जाए, तो उसके लिए क्या कुछ उसको करना पड़ेगा? बारीक आदमी तो अलग, उसका अलग वो होगा, लेकिन जो मोटा आदमी है उसको कैसे आप डाइट पे वो करेंगे वजन कम हो? और सबसे पहले तो प्रोटीन को ऊपर करें। अच्छा। सबसे पहले, क्योंकि ख़ास तौर पे ये है कि आपका जो बॉडी वेट है, जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं तो उनको तो कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा ज़रा बॉडी फैट परसेंटेज निकालें कितनी है। उसमें आपको जो लीन बॉडी वेट आएगा उसका तकरीबन कोई 2 से 2.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट आप एक स्केल होता है। सही। कि भाई आपका फॉर एग्जांपल मैं 100 केजी का हूँ तो मुझे तकरीबन कोई 200 ग्राम से 250 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे का। अब 250 ग्राम प्रोटीन का मतलब है कि एक 100 ग्राम चिकन में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलती है। अच्छा। तो सही, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोटीन इतना आप रखें कि प्रोटीन ऊपर हो आपका। डाइट कम करने का मकसद ये उस डाइट में प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, फैट्स कम हो। ठीक है। अब जो बहुत ज़्यादा खुदा ना खास्ता ऐसा होता है जो एक्सट्रीम ओबेसिटी का शिकार होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर का भी इशू है, सबका डायबिटीज़ का भी इशू है, तो उनको तो खैर चावल रोटी मना करना इज़ अ गुड थिंग शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अडेप्ट कर सकते हैं जब चीज़ें आपकी बेहतर हो, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर हो। तो उसमें क्या होता है कि आप, लेकिन नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे यार बहुत ज़्यादा ओबीस नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक मोटा बंदा है, तो उसको सिर्फ कम करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है रोटी चावल। अच्छा। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी बॉडी अग्री नहीं कर रही होती है चावल से या रोटी से, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि रोटी छोड़ के देखें, तो आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेहतर होता है, तो आपको खुद पता चल जाता है कि आपके फीसेस बेहतर होते हैं, आपकी जो कहते हैं ना कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, और आप वॉशरूम में अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार ये किस चीज़ के मसला था मेरे साथ। बहुत से लोग मिर्चों वाला खाना ज़्यादा खाते हैं, मिर्चें कम करें इस तरह। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये कि प्रोटीन अप करें, और प्रोटीन की सबसे खूबसूरत बात एक ये है कि प्रोटीन आपका फ़ैट लॉस करता है। उसका रीज़न ये है कि एक चीज़ कहलाती है रेस्पिरेटरी कोशेंट, ये एक साइंटिफिक टर्म है। सिंपल सी बात यह है कि जब आप प्रोटीन का 1 ग्राम खाते हैं तो प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं, फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। तो प्रोटीन का जब आप 4 कैलोरीज लेते हैं 1 ग्राम का, तो तकरीबन कोई 2.5 से 2.8 ग्राम हजम होता है। 1 से ज़्यादा कैलोरीज होती है वो बर्न हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट में ऐसा नहीं है, जितना आप खाते हो ऑलमोस्ट पूरा ही हजम हो जाता है, फैट में पूरा ही हजम हो जाता है तकरीबन। तो ये जो 1 से 1.5 कैलोरी ज़ाया होती है प्रोटीन की, वो सिर्फ इसलिए ज़ाया होती है कि वो आपका फैट बर्न कर रही होती है। उसको हजम करने के लिए प्रोटीन को एनर्जी एक्सपेंड करनी होती है। तो प्रोटीन इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि वो तो खाने, उसे कहते हैं थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, कि वो खाने के दौरान ही फैट बर्न कर रहा है आपका। सही। फैट बर्न करना कैसे होता है? कैलोरी बर्न होती है। सही। तो उसकी 1 कैलोरी बर्न हो रही है सिर्फ उस 3 कैलोरी को हजम करने के लिए। तो प्रोटीन इसलिए अच्छा होता है कि आपके जब आपकी कैलोरिक डेफिसिट डाइट होती है, आप 3000 कैलोरी से 1800 कैलोरीज पे आ गए, तो कम से कम उसमें 600-700 कैलोरीज आपके प्रोटीन से आनी चाहिए। प्रोटीन, अब वो भी क्वालिटी प्रोटीन। ये नहीं कि मैं दाल से प्रोटीन ले लूँगा, सब्जी से ले लूँगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। बेहतरीन प्रोटीन जो अल्लाह ताला ने रखा है वो बीफ में रखा है। सही है। किसी वजह से बीफ खाते हैं ना हम लोग। सही है। फिर चिकन है, फिर मटन है, फिश है, अंडे हैं। ये 5 सोर्सेज हैं, इनमें से ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। अच्छा फ़ाद भाई, ये एक बड़ा मसला है, बड़ा सवाल है कि कमज़ोर जिस्म को मोटा बनाएं। दीवारों पे इस वक्त भरा पड़ा है ये ना जुमला पूरा।
अब बड़ी जो मार्केट है। बारीक लोग हैं, पतले लोग हैं, हाँ। मेरे जैसे, तो वो मतलब उनके बारे में वो बड़ा परेशान होते हैं कि भाई कैसे जिसम मोटा होगा, जिम करने से मोटा होगा या कोई खुराक कैसी लेनी पड़ेगी जिससे मोटा हो जाएगा? अगेन जिम पहला वो नहीं है, पहला डाइट सोल्यूशन नहीं पहले। है, डाइट पहले सोल्यूशन है। क्योंकि जिम में ना बॉडी टूटती है। सही। मेटाबॉलिज्म का एक दो फैक्टर्स हैं, एक अनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी टूटती है, अनाबॉलिज्म का मतलब बॉडी बनती है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों के इंटरेक्शन को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सही। कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, फास्ट है। तो आप जब जिम में जाते हो तो बॉडी को तोड़ रहे होते हो, कैटाबॉलिस्टिक स्टेट में होती है वो। तो उसमें बन नहीं रही होती है, बनती जब है जब आप उसको खुराक देते हो और रेस्ट करते हो। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना चाहिए। लोग समझते हैं कि 4-4 घंटे लगाएंगे तो बॉडी बन जाएगी, वहाँ तो टूट रही है भाई। ऐसे ही है। उसके बाद खुराक क्या दे रहे हो? प्रोटीन दे रहे हो, कार्ब्स दे रहे हो, अच्छे फैट्स दे रहे हो। तो आप लोगों को जिस तरह के आप लोग हो, एक्टोमॉर्फ कहते हैं इनको ये हार्ड गेनर्स होते हैं। और हार्ड गेनर्स का जो मेन मकसद होता है ना, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि यार मास गेनर, मुझे किसी ट्रेनर ने कहा है कि ये मास गेनर ले लो अच्छा। और ये बड़ा बेहतरीन है और ये आपको वेट पुट ऑन कर देगा। अच्छा, वेट पुट ऑन करना है या तमीज़ का वेट पुट ऑन करना है, डिफरेंट होता है ना। मतलब डिफरेंट चीज़ है बिल्कुल। मोटा होना है या डिसेंटली मोटा होना है, आपको आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ाना है। तो इसमें आप खास तौर पे प्रोटीन से ज़्यादा, जितना प्रोटीन पे फोकस करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए गुड फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो आप रोटी चावल खाएं, कोई मसला नहीं है। आप नट्स खाएं, सही है। आप देसी घी का इस्तेमाल करें। आप पराठे वराठे भी खाएं। एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे आपको पता चल जाएगा हाँ बॉडी अडेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो फिर आप थोड़ा सा ज़रा फिर मोहतात हो सकते हैं। फिर आप और एक्सरसाइज करें साथ में, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज ना करें, लेकिन उसको प्राइमरी फैक्टर ना समझें कि ये आपकी बॉडी इन्हांस करने में हेल्प कर रहा है। जी। वो आपकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी में हेल्प करता रहेगा आपको, लेकिन आपकी जो डाइट होगी मेन रोल वो प्ले कर रही होगी। कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप सिर्फ ये कह रहे हो कि यार कौन सा प्रोटीन खाऊं तो मेरी बॉडी अच्छी बन जाएगी या बॉडी ग्रो कर जाएगी, तो आपको प्रोटीन से ज़्यादा ये सोचना चाहिए कि यार मैं स्वीट पोटैटो लूँ, मैं आलू ज़्यादा खाऊं, मैं चावल खाऊं, मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की सोर्सेज है ना, ये ज़्यादा आपका वेट बढ़ाती है। क्योंकि आपका मकसद असल में अभी मास गेन करना है, मसल गेन करना नहीं है। ऐसे ही मास आएगा तो फिर खुद ब खुद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक्सरसाइज के बाद कौन सी खुराक लेनी है? एक बंदे ने जिम किया ताज़ा फिर वो घर आ रहा है, तो उसने जो फर्स्ट अपनी वो यानी खुराक लेनी है तो वो क्या लेगा जी? बेहतर क्या चीज़ है? प्रोटीन ही लें, और प्रोटीन में खास तौर पे उसके साथ आप एक फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट जिसमें चावल हो सकता है, थोड़े बहुत चावल। जैसे फॉर एग्जांपल 200 ग्राम आपने चिकन ली तो उसके साथ 100 ग्राम चावल आपने ले लिए, दैट विल हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है कि सिर्फ चावल तो कोई नहीं खाता ना, या सिर्फ रोटी तो कोई नहीं खाता। तो अगर वो चीज़ कपल हुई हुई किसी अच्छे प्रोटीन से, तो फिर उसका एक अच्छा इफेक्ट आएगा आपको। और ख़ास तौर पे जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, चावल, रोटी या आलू, इस तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जो जल्दी हजम होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं एक्सरसाइज के बाद। क्योंकि आप डिप्लीटेड होते हैं, आपने ज़रा कैटाबॉलिस्टिक स्टेट में आपकी बॉडी, तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो फ़ौरन बॉडी को हजम और फ़ौरन लगे, और वो सही चैनलाइज होता है बॉडी में। तो वो अच्छा वक्त है कि आप आलू के साथ कोई गोश्त लें। जैसे बीफ खा रहे हैं, बीफ ना ही खाएं, चिकन खाएं, तो बीफ थोड़ा देर में हजम होता है। जैसे चिकन खा रहे हैं तो उसके साथ एक आलू लें। आलू लेकिन बॉयल ना हो, वो बेक पोटैटो दरमियाने साइज़ का। 100 ग्राम चावल हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन लें। और इसमें सप्लीमेंट्स भी आ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कन्वीनियंस का इशू है और आप नहीं बना सकते खाने वाने, और आप के पास आप अफोर्डेबिलिटी भी है, कोई मसला नहीं है, तो आप वे प्रोटीन शेक्स जिसमें होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि आपको तकरीबन 22 ग्राम से 25 ग्राम प्रोटीन एक उसमें मिल जाता है स्कूप में। और सप्लीमेंट का मैं यहाँ बताता चलूँ, हो सकता है आप ये सवाल करने वाले हो मुझसे, लेकिन ये सवाल ज़रूरी भी है, इसका जवाब मैं पहले दे दूँ कि सप्लीमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप जब भी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सप्लीमेंट पे कूद पड़ेंगे। सही। सबसे पहले आपकी डाइट आती है, फिर आपकी ट्रेनिंग आती है, फिर कहीं जाके जो चीज़ें रह जाती हैं ना वो सप्लीमेंट से आती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 200 ग्राम प्रोटीन का मतलब ये है कि तकरीबन मैंने कहा कि आपके 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इसका मतलब मैं बात करूँ 2 किलो चिकन की, सही है, या 1 किलो चिकन, 1 किलो बीफ की। तो अब ये इतना सारा तो चिकन में खा नहीं सकता ना, अंडे खा सकता हूँ इतने सारे। तो कहीं ना कहीं कन्वीनियंस होती है आपकी कि 1 या 2 स्कूप आप सप्लीमेंट के ऐड कर सकते हो। क्रिएटिन एक चीज़ होती है जो आप 1 किलो खाओगे तो आपको 3 ग्राम क्रिएटिन मिलेगा उसमें। सही। वो अब होता है कि एक स्कूप में आपको 3 ग्राम दे दिया। तो ये फैसिलिटी आपके लिए क्रिएट कर दी गई है कि अगर आपके पास अफोर्ड कर सकते हैं आप, और अगर टाइम की कमी है तो आप सप्लीमेंट्स पे आएँ। अदरवाइज पहली चीज़ सप्लीमेंट नहीं है कूदने के लिए। ठीक हो गया। क्योंकि पूरी मार्केट है जिसके पीछे लोग पागल हुए हैं, लोग बेचे जा रहे हैं, लोग खरीदे जा रहे हैं, उनको पता नहीं है हो क्या रहा है उनके साथ। सही। अच्छा, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप विटामिन डी की गोली भी वो लेना 40 साल के बाद वो ठीक होता है, तो आपकी राय इस बारे में क्या? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो खैर हमारे यहाँ ज़ाहिर धूप नहीं सेकी जाती ज़्यादा, सही है, और सनलाइट का भी इशू है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप में जो हमारी विटामिन डी के डेफिशिएंट हर बंदा होता है, तकरीबन 99% लोग डेफिशिएंट होंगे। मैं भी अभी डेफिशिएंट होऊंगा शायद, मैं काफ़ी दिन हो गए मुझे कराए हुए,
क्योंकि इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, सुस्ती आना, टेस्ट करवाना पड़ता है। हाँ टेस्ट कराना पड़ता है, नॉर्मल से टेस्ट हो जाता है। आप डेफिशिएंट होते हो, इनसफिशिएंट होता है, फिर उसमें आप एक एम्प्यूल वो ले सकते हो आप, एक इंजेक्शन जैसे कहते हैं ना कि वो जो एम्प्यूल आता है इंजेक्शन वाली जो बॉटल आती है, सही, वो आप 1 दफ़ा ले लो, 2 दफ़ा ले लो, 1-2 हफ्ते में उसका एक स्टेबल एक लेवल हो जाता है। फिर उसके बाद आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हो, एक गोली उसकी रोज ले सकते हो ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स के स्टेबलाइज करने के लिए। फिर एक वक्त आएगा, फिर आप थोड़ा डेफिशिएंट हो जाओगे, फिर आप उसको ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो विटामिन डी इज़ गुड, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फैट लॉस हिंडर होता है। अगर आपका विटामिन डी लेवल्स कम होंगे तो फैट लॉस भी मुश्किल से होगा, सुस्ती भी आएगी, लेथार्जी भी होगी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, अब लोगों को ये बता दीजिए कि जिम करने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? सुबह, शाम, दोपहर, ड्यूटी टाइम ज़ाहिर है हर बंदे का डिफरेंट अपने एतबार से, तो आपकी राय? असल में साइंटिफिकली प्रूवन तो कोई भी चीज़ नहीं है, इसमें साइंटिफिक रिसर्च आती रहती हैं, रिफ्यूट होती रहती हैं, और बड़े फड्डे हैं इसमें। बाद लोग मगरिब की बात करते हैं, बाद सुबह हाँ, करते हैं, तो असल में डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्लॉक के मुताबिक। बहुत सारे फ्रीलांसर्स आजकल यूएस के टाइम के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो वो सारी रात काम करते हैं, सुबह जागते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1-2 क्लाइंट्स जो सुबह 9 बजे सोते हैं, रात को 9 बजे उठते हैं। ऐसे ही है। अब उनकी सुबह ही रात को 9 बजे हो रही है और सुबह तक 9 बजे आना है, तो उनके वो क्या करते हैं कि वो 9 बजे के बाद फिर मेरे पास आते हैं, अगर शाम में होता है तो या फिर इस तरह आप करें कि आपकी बॉडी क्लॉक के मुताबिक उसको सेट कर लें कि आपका बेस्ट टाइम जब आप प्रोडक्टिव होते हो आप कब होते हो, वो आप डिसाइड कर लो। मैंने जो अपना 2016-17 से जो अपना एक जर्नी स्टार्ट किया और अनस्टॉपेबली स्टार्ट किया, उससे पहले मैं ऑन एंड ऑफ करता रहता था। वो सिर्फ ऐसे हुआ कि मैंने रियलाइज़ किया कि यार ऐसे नहीं हो सकता भाई, क्योंकि मैं तकरीबन 9 to 5 की नौकरी में 9 to 9 ही होता, 9 to 5 तो होता नहीं है। सही, फिर उसके बाद कोई कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं, आपको बैठने, कोई डेलीगेशन आ रहा है, बैठना है, रात को 11-11 बजे आ रहे हैं, तो मेरे जिम मिस हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अल्लाह का नाम लेते हैं। उस ज़माने में मुझे बेगम लाते मार के उठाती थी कि उठो, और मैं 5-5 मिनट की नींद लिया करता था कि यार सोने दो सोने दो सोने दो। उसके बाद टेबल्स टर्न, तो आज तक ऐसा है कि मैं बेगम को बच्चों को उठा रहा होता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं सबसे पहले उठने वाला घर में मैं ही होता हूँ, क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर लिया और 6-7 साल से एक प्रैक्टिस हो गई। तो मैंने सबसे पहले ये तैयार किया कि यार मैं सबसे पहले ये काम करूँगा कि ये मिस ना हो जाए। तो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम मैं पहले कर लूँगा, ताकि आगे वाले काम आसान हो जाए। खैर मेरे लिए मुश्किल नहीं, मेरे तो शौक भी है ना, एक तरह से लोगों के लिए मुश्किल है ऐसे ही। लेकिन आप एक टाइम डिसाइड करें जहाँ पे आपका वो अनइंटरप्टेबल टाइम हो, कि आपको पता है, या हो सकता है आप सोने से पहले कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप उठ के करें। आप लंच ब्रेक अवेल कर लें कि भाई फॉर एग्जांपल 2 घंटे का लंच ब्रेक होता है, 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, तो आप अपना गेयर वेयर रखें, जिम जाएं, वहीं से करें, वहीं मील अपना लें, वापस आ जाएं। बहुत सारे मैंने इस तरह भी किया कुछ कंपनीज में कि मैं दोपहर में जाता था। लेकिन ये याद रखें कि अगर आप सोने से पहले वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट करके ना सोएं, कुछ खा के सोएं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, क्योंकि बॉडी टूटी है, अब बॉडी को रेस्ट चाहिए। बॉडी जब रेस्ट में जाएगी तो न्यूट्रिएंट मांगेगी आपकी बॉडी से, जो आपने दिए हुए नहीं है, आप तो तोड़ के आके लेट गए बॉडी को। तो कुछ ना कुछ अच्छा प्रोटीन और फैट लेके सोएं। ठीक है, अच्छा, एक बंदे के लिए जिम में जाना मुमकिन नहीं है, तो घर की कोई ऐसी एक्सरसाइज हो सकती है? मेल फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ कि वो घर पे ऐसा कुछ स्टार्ट करें कि उनका वो शुमार बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा पेज और मेरा वो फॉलो करें। उस पर मैंने अच्छे खासे वर्कआउट्स बताए हुए अभी रमज़ान के लिए, बल्कि मैं सीरीज़ भी स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ कि मैं उसमें कम से कम घर में कुछ वर्कआउट्स बताऊँ कि भाई छोटे मोटे वर्कआउट्स आप कैसे कर सकते हैं, छोटी छोटी रील्स में। और इसमें बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आप कुछ वॉल सेट हो गए, स्क्वाट्स हो गए, असिस्टेड स्क्वाट्स हो गए, जैसे चेयर पे स्क्वाट कर लिया आपने, लंजेस हो गए, पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, पुशअप्स भी 10 किस्म के हो गए, नीज़ के साथ हो गए, हाफ पुशअप्स हो गए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। और आप अगर जिम नहीं भी जाओगे, बहुत मेरे तकरीबन 90% क्लाइंट्स जो पाकिस्तान से बाहर जिनको मैं कोच करता हूँ, वो ऐसे ही हैं कि उनके पास टाइम नहीं है ना, वो या वो जाना नहीं चाहते। सही। तो उनका यही है कि अच्छा, उनका अपना वेट भी इतना होता है कि उनके लिए वो खुद चलता फिरता जिम है। मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि आपको जो वेट है ना, उसको अवेल करेंगे हम लोग। तो हम बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि डाइट को कंट्रोल करने के बाद उनके रिजल्ट्स भी आते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके पास 4 दीवारी है, या आपका 6x6 की जगह है और एक दीवार है और कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं उसमें, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, कि लोगों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है ना, तो आप ज़रा बताइए कि वो इसमें कैसे कमी ला सकते हैं, मेंटल हेल्थ को बेहतर कैसे किया जा सकता है? माशरे में सारी हर तरफ ही परेशानी है, बेचारे लोग परेशान हैं, बेरोज़गार। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअल ज़रूर हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जितने लोगों के साथ उठना बैठना है मेरा, तो मेरी टीचिंग्स, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी, मैं शुक्रगुजारी भी बहुत बिलीव करता हूँ कि जितना है उसमें शुक्रगुजार अगर आप रहें तो अल्लाह ताला आपको बहुत देता है। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा नोट किया है
कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें, क्योंकि हमारे यहाँ मसला सारा ये है कि इतना डॉग ईट डॉग वर्ल्ड हो गया है कि आपके पास हर दूसरे बंदे के पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर देगी। ऐसा ही है। वो खुर्रम इलाही के साथ जो मैंने पॉडकास्ट की थी, मैं बड़ा ज़बरदस्त, वो बंदा है मेरा उस्ताद ही एक तरह से, तो फ़िलासफ़र भी है, रिलीजियस पर्सनालिटी भी है, उसको बुरा लगेगा लेकिन मतलब अच्छा खासी स्टडीज़ है उसके रिलीजन पे। तो वो कहता है कि आज बड़े खुश हो, नहीं आज बड़े उदास हो, किसी को खुश देख आए हो। बड़ा मुझे हिट किया इस चीज़ ने कि हमारे यहाँ क्या है कि हम अल्लाह ताला से ही मांग रहे होते हैं, तो मांग रहे होते हैं अल्लाह ताला करोला दे दे। उस हस्ती से मांग रहे हैं जिसके पास सारी कायनात है, बिल्कुल ऐसे ही। उससे हम इतनी छोटी छोटी दुआएं मांगते हैं, हम परेशान होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इबरत आप जहाँ से ले सकते हैं। आप कब्रिस्तान जाएँ, आपको इबरत मिलेगी, वहाँ भी लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली मैं 2 लोगों से मिला, जिसमें मेरी एक कज़न है जिनको ब्रेस्ट कैंसर है और एक मेरे अब्बा के दोस्त हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर है। मैं दोनों से मिला, तकरीबन कोई सालों बाद मिला हूँगा। तो जब मैंने लास्ट उनको देखा था हशाश बशाश, और मैंने अब उनको देखा, तो ये इबरत है कि मैंने टर्मिनल इलनेस की बात की ना, कि ये कैंसर तो किसी वजह से नहीं होता ना, ये तो हो जाता है, ऐसे ही। ट्यूमर तो हो जाता है। तो अल्लाह ताला कभी भी आपसे ये चीज़ ले सकता है। फिर हज़रत अली का कौल है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो नाजुक रिश्ता है ना, आपकी रूह और आपके जिस्म का है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपना मेंटल इनपुट बेहतर करें, कुछ ऐसे लोगों को सुने जो कि इन खुराफातों से हट के बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं काफ़ी सारे लोगों से, और ये कि स्टडी भी है, मतलब स्टडी भी है कि जितना रिलीजन से आपका ताल्लुक ज़्यादा होगा तो डिप्रेशन ये कम होगी। बिल्कुल, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस्लाम से हट के अगर बात करूं, तो सदगुरु है इंडिया में, बहुत ज़बरदस्त बातें करता है वो। उनका अपना एक वो है, पेशवा है, और उनकी रिलीजियस पर्सनालिटी है, वो भी बहुत अच्छी बातें करता है। और इसके अलावा बुद्धिस्ट टीचिंग्स भी बहुत सारी हैं, लेकिन हर चीज़ अगर देखा जाए तो इस्लाम में पहले से मौजूद है। जो सुबह फजर और सुबह जो तहज्जुद का वक्त है ना, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, बेहतरीन वक्त है, सब बेहतरीन है। क्योंकि वो टाइम ऐसा है, बहुत दफ़ा क्या होता है कि आप नमाज इस नीयत से पढ़ें। अब वही बहुत से लोग बोलेंगे कि यार शक्ल से तो कहीं से लग रहा है ऐसा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो मेरी अपनी टीचिंग है, वो तो बेसिक मुसलमान की नमाज ज़रूरी है, उसके तो बात हो सकती है। तो आप जब नमाज पढ़ें ना, तो आप इस तरह पढ़ें कि आपका वक्त आ गया, अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि आओ मुझसे बात करो। तो वो चीज़ें बड़ी एक ना, आप कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो इसे इंग्लिश में कहते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी आपकी लाइफ में ऐसे आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि आपको आपके वहम गुमान में नहीं होती। या आप जब दुआ मांगते हैं तो उसके बाद जो कैफियत आपकी होती है टोटली वो बदल जाती है। और आप कि कोई पॉसिबल चीज़ नहीं मांगो जो आपको पता चले कि पॉसिबल है, कोई ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला से कोई पॉसिबल चीज़ मांगना भी उसकी बेहुरमती करना है। बिल्कुल, कि उसको ऐसा कुछ मांगो, बड़ा मांगो, थिंक बिग। भाई हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, हर एम्प्लॉय को हर बॉस कहता है थिंक बिग। तो दुआ मांगते हुए व्हाई डोंट यू थिंक बिग? सही है, तो वो तो अल्टीमेट बॉस है ना, आपका बॉस आपसे बोलता है थिंक बिग। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप अपना मेंटल इनपुट ठीक करेंगे ना, दोस्त यार अच्छे बनाएंगे जो ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बातें नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना कम करते हैं जो मटीरियलिस्टिक बातें ज़्यादा करते हैं। भाई पैसा पैसा पैसा, एट द एंड ऑफ द डे पैसे के साथ करना क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। सही है, मतलब हम सबके पास अल्लाह का शुक्र है पैसा है, लेकिन हम उसको उड़ा नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ एक बहुत वो एक इन्फ्लुएंसर्स हैं कि भाई वो डॉलर रखे हुए हैं और डॉलर दिखा रहे हैं, देख ये उड़ाओ ये उड़ाओ, ये स्किल सीखो, ये कमाओ। कमाने का मसला नहीं है, कमा के उसको मेंटेन करने का और अपनी डेवलपमेंट करने का, अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने के बारे में क्या ख्याल है, ये चीज़ चल नहीं रही है। और इसकी वजह से जो बेरा रवि का शिकार हो रहा है ना लोग, मतलब मैंने अपनी औलादों को बैठ के आज अपने बेटे बेटियों को समझाता हूँ कि बेटा उनको ये ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि हमारे अब्बा ने हमें दी थी, हमें तो बाय डिफ़ॉल्ट मिली थी क्योंकि इतने पैसे होते नहीं थे, लेकिन मेरे पास होते भी हैं तो मैं अपने बच्चों को ना एक टफ टाइम देता हूँ कि नहीं मैं ख़रीद सकता हूँ, मुझे पता है मैं दिला सकता हूँ, लेकिन नहीं करना, क्योंकि सब्र जो अभी करवा दिया है ना और बच्चे ने सब्र कर लिया, इसका मतलब है कि उसके अंदर एक चीज़ आ गई कि उसके अंदर वो डिटैचमेंट आ गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, हम अटैच बहुत हैं चीज़ों से। तो सबसे पहले तो ये मटीरियलिस्टिक लोगों से ज़रा दूर रहें, तमीज़ के लोगों को फॉलो करें। अब तो क्लिक ऑफ अ बटन पे आप गूगल यूट्यूब पे ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हैं कि आपकी सोच है, अच्छे लोगों को फॉलो करें, ठीक है, अच्छे लोगों को सुने। पॉडकास्ट करने का मेरा मकसद भी ये है। मुफ्ती तारिक मसूद के साथ जब मैं बैठा, डेफिनेटली मैंने कहा ना कि बहुत सारे आपके चीज़ें क्लियर होती हैं, आपको पता चलता है दुनिया कितनी बड़ी है और आप कितना छोटा सोचते हैं। तो जितना आप लगे रहेंगे इन चीज़ों में, तवक्कुल है, अपना इनपुट आप दे रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी होगी। अपना इनपुट ठीक रखें और फेथ देखिए, फेथ काम ही जब करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता हो कि कल आपको 10 करोड़ रुपए कल के दिन मिल जाएंगे, तो फेथ कहाँ गया? फेथ का तो काम ही नहीं है ना, फिर फेथ की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन आपको पता है कि मिलने हैं और वही देगा, तो जब भी फेथ आता है। अनसर्टेनिटी में फेथ है, सर्टेनिटी में फेथ नहीं है। तो अनसर्टेन तो लाइफ होनी है ना। ठीक है, अच्छा फात भाई इस पे थोड़ा सा बताइएगा कि लोगों को ना बॉडी बिल्डर बनने का बड़ा शौक होता है, तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, तो बॉडी बिल्डर
को फॉलो करना या उस तरह का बनने की एक बंदे की ख्वाहिश पैदा होना, ये कैसा, इसको वही क्या डिपेंड करता समझते है हैं? कि अगर आपको छोटी चड्डी पहन के कम्पीट करना है स्टेज पे 100 मिल रहा, क्योंकि फिर ये करना पड़ेगा। एक बॉडी बिल्डर का काम है उस बॉडी से कमाना। वही ना, इतनी ज़बरदस्त बॉडी बना के हाँ। क्या करना है उसका, मतलब उसकी क्या वो है? देखिए पाकिस्तान में तो खैर इसका कोई फ्यूचर नहीं है, काफ़ी लोग नाराज़ होंगे इस बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में भी अच्छे खासे लोग काम कर रहे हैं इस पर। क्योंकि अव्वल तो अगर बंदा ख़ानदानी अमीर कबीर है और वो शौकिया काम कर रहा है समझ में आता है, लेकिन अगर वो इस वजह से कर रहा है कि यार वो इससे कमाएगा, तो पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा। यूएस में है, वो भी ओलंपिया शोलंपिया, कोई दुनिया के 1-2 कंपटीशन है जहाँ पे अच्छा प्राइस मनी मिल जाता है जो आपका साल निकाल देता है, लेकिन वो लोग अलग किस्म के लोग हैं। सही। तो ये एक लाइफस्टाइल है, बॉडी बिल्डिंग एक लाइफस्टाइल है। इसमें आप अपने बीवी बच्चों को भी भूलना पड़ता है, अपने बहुत काम tough को है। भी अपने काम को भी साइड पे रखना पड़ता है, अपनी डाइट का एक एक इंच मेजर करना पड़ता है। हर दफ़ा आपको फिनिकी रहना पड़ता है कि यार ये चीज़ मैं चिकन 1 ग्राम ज़्यादा ना खा लूँ, मैं ये फैट बिल्कुल ना ले लूँ, और मेरा बिल्कुल पेपर थिन स्किन हो, मैं बिल्कुल ऐसा लगूँ, मेरा एक एक पुर्जा अलग नज़र आए। तो ये एक नॉर्मल बंदे की बात नहीं है, ये 0.1% ऑफ पॉपुलेशन है जिसको ये काम करना चाहिए और फिजिकली डेडिकेटेडली करना चाहिए। बहुत सारे लोग शौकिया करते हैं, वो उस पर शौकिया करते हैं, वो ज़्यादा नेटिग्रिटी में घुसते नहीं हैं। तो बॉडी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से ना करें फिटनेस, मसल्स को बिग ना करें, मसल्स बड़े होने की ज़रूरत नहीं है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। ब्रूसली था, ब्रूसली क्या बड़े मसल्स वाला आदमी था? नहीं, कांकड़ी था ना, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त आदमी फिट था, माशाल्लाह। फिट था। और कितने सारे हम लोग आपस में देखते हैं कि कितने फिट हैं, मतलब आर्मी में आप लोग देखें सारे क्या मस्कुलर हैं। हम्म। आप दुनिया की आर्मी उठा के देखें, कमांडोज देखें, नेवी सील्स देखें, वो कोई मस्कुलर नहीं Fit होते है। लेकिन मेंटली और फिजिकली फिट होते हैं। तो फिटनेस हैज नथिंग टू डू विद बिग मसल्स। 6 पैक का भी बड़ा शौक है लोगों को, बड़े बड़े एक्टर्स को देखें वो भी मतलब करते काम है हैं, ना। लोगों को, यूथ उनको फॉलो भी करते हैं। तो उनका 6 काम पैक है। की ये क्या साइंस है? उनका काम है, देखें वो इससे कमाते हैं। 6 अच्छा। पैक की तस्वीर लगा ली, इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा ली, किसी ने ब्रांड ने उनको इंडोर्स करने को कह दिया कि भाई फॉर एग्जांपल किसी का अंडरवेयर का ऐड है, फॉर एग्जांपल चड्डी पहन के ऐड बनाना है उसको, तो उसने कहा कि यार इस पे एब्स दिखने चाहिए। समझ में आता है उसका कि उसका तो कमर्शियल है। लेकिन मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ जो पागल हुए हुए होते हैं एब्स के पीछे, मैंने कहा भाई तुम्हें शर्ट उतार के कहीं दिखाना नहीं है, कहीं लगाना नहीं है। जब किसी को पता ही नहीं चलना अंदर 6 पैक है तो तुम्हारा काम ही नहीं है, उस पर ना जाओ। उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा डाइट करनी पड़ती है और बहुत एक्सरसाइज। मैं आज तक नहीं गया इस चीज़ पे, मुझे ज़िंदगी में 4 नज़र आए थे अपने पेट पे। मैंने कहा भाई इसी से ही है, क्योंकि उसके बाद मुझे कहा गया था कि इससे और मज़ीद सेक्रीफाइस करना है जो मैं करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है। मेरा दिमाग का काम होता है, मेरा लोगों से मिलने जुलने का काम है। मैं डाइट में इतना ज़्यादा इन नहीं हो सकता कि मैं हर चीज़ को भूल के ये करना शुरू कर दूँ। सही। तो डिपेंड करता है कि आपको स्टॉप लगाना चाहिए कि यार इतना ठीक है मेरे लिए, अब इससे आगे मैं दूसरे काम कर लूँ। तो बॉडी बिल्डर या फिटनेस मॉडल के लिए वो चीज़ करके कमाता है वो। आम आदमी सिर्फ इसलिए करता है कि वो जो कमा रहा है, जिन चीज़ों से कमा रहा है उसमें फिट रह सके। ये एक मेजर डिफरेंस है। बहुत शुक्रिया फाद भाई, आप हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन माशाल्लाह हुई है, लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। हेल्थ और फिटनेस के मौजू पर शायद ये मेरा पहला इतना डिटेल पॉडकास्ट है। इंशाल्लाह दोबारा खिदमत में हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।